स्टार्ट कर सकते हैं। हम्म। सबको मेरा नमस्कार। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वह विषय है नागरिक और व्यक्ति। नागरिक और व्यक्ति विषय पर आज की चर्चा होगी। इसमें हम नागरिक और व्यक्ति से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार मंथन करेंगे। विचार मंथन के लिए हमने 4 बिंदु तैयार किए हैं, जिस पे हम विचार करेंगे। हम एक एक करके उन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। जो पहला है, जो पहला बिंदु है वह है समाज सर्वोच्च है। कानून का काम है व्यक्ति की उच्छृंखलता को रोकना, ना कि समाज की स्वतंत्रता में दखल देना। इसको हम ऐसे समझते हैं, कानून जैसा कि आप जानते हैं नियम और उपनियम का समूह है जो व्यक्ति के व्यवहारों पे नियंत्रण रखने के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य है समाज में व्यवस्था को लागू करना। अब व्यक्ति की उच्छृंखलता को रोकना कानून का कार्य है। व्यक्ति अगर अपनी मनमानी करता है, वह जो समाज या राज्य के बनाए गए नियम उपनियम या परंपराओं को नहीं मानता है, तो उसे दंड दिया जाता है। परंतु यहाँ पे एक बात आती है कि कानून समाज की जो स्वायत्तता है, जो उसकी स्वतंत्रता है, वह उसमें बाधक नहीं बन सकता। जो समाज है उसका परिवार संस्था या उसकी परंपराएं प्रथाएं रीति रिवाज मान्यताएं, कानून उसमें दखल नहीं दे सकता। कानून की अपनी एक सीमा है। अब बात यह आती है कि भारत में ऐसा क्यों है कि कानून का हस्तक्षेप हर जगह है। दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद राज्य सत्ता ने कानून के माध्यम से समाज के भीतर जबरदस्त हस्तक्षेप किया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था टूट चुकी है या टूटने के कगार पर है। हमारा यही उद्देश्य है कि समाज को हम फिर उसी दौर में ले जाएं, उसी अवस्था में ले जाएं जब हमारा समाज स्वायत्त था, स्वतंत्र था। कानून को हम केवल राज्य तक ही सीमित रखें। जो राज्य के द्वारा संचालित क्रियाविधि है, गतिविधि है, कानून का इस्तेमाल वहीं तक रहे।
उसे समाज के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अब इसमें जो दूसरा कोटेशन है, कहता है नागरिक अधिकार संविधान देता है और वह अलग अलग हो सकते हैं, साथ ही कम या ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार सबके समान होते हैं। व्यक्ति समाज का अंग होता है और नागरिक राष्ट्र का। अब इसे समझते हैं। पहली बात हमें यहाँ यह जानना होगा कि नागरिक और व्यक्ति में अंतर क्या है। अभी हम इस कोटेशन के अंदर जो बातें हैं उसको समझ सकते हैं। नागरिक और समाज, नागरिक और व्यक्ति देखने में लगभग एक ऐसे लगते हैं, लेकिन इसमें मूलभूत अंतर है। व्यक्ति समाज का अंग होता है, लेकिन जब वही व्यक्ति किसी राज्य का अंग बनता है, वो उसकी आधिकारिक सदस्यता लेता है, तो उसे हम नागरिक का दर्जा दे देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने गांव समाज में रहते हैं तो हमारी हैसियत एक व्यक्ति की है, लेकिन अगर हम राज्य को अपना मानते हैं, राज्य के द्वारा हम संरक्षित हैं, तो हमें नागरिक माना जाएगा। नागरिक का मतलब है किसी भी राज्य या देश का अधिकारिक व्यक्ति, हम उसे नागरिक बोलते हैं। अब बात यह आती है कि दोनों के अधिकारों में क्या अंतर है। व्यक्ति के मौलिक अधिकार होते हैं, व्यक्ति के मौलिक अधिकार होते हैं, और जो राज्य होते हैं, जो नागरिक है, उसके मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों होते हैं। मान लिया अगर कोई बाहरी व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति भारत में आता है, तो उसके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर उस पर हमले होते हैं, उसके साथ व्यवहार होता है, तो राज्य का कर्तव्य है कि वह उसकी रक्षा करे। लेकिन अगर राज्य के द्वारा जो अधिकार दिए जाते हैं, वह तो नागरिक को ही मिलेंगे। जो वोट देने का अधिकार है या संपत्ति का अधिकार है, वह तभी मिलेगा जब वह देश का नागरिक बन जाएगा। और जब हम किसी राज्य का नागरिक बनते हैं, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि हम कहीं ना कहीं जो राज्य के जो नियम है, कानून है, हम उसको स्वीकार करते हैं अपनी सहमति से। हम किसी भी देश की नागरिकता छोड़ सकते हैं या अपना सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हमने किसी देश की नागरिकता अपना ली, तो उसके यहाँ जो कानून है, जो उसका संविधान है, उसको हमें पालन करना ही पड़ेगा। अब आते हैं तीसरा, सिद्धांत रूप से कोई भी व्यक्ति अकेला रहने के लिए स्वतंत्र है, किंतु व्यवहारिक स्तर पर उसे समाज के साथ जुड़ना ही पड़ेगा,
क्योंकि समाज ही उसकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसको वैसे समझते हैं, मान लिया कि कोई व्यक्ति है, वह अलग रहने के लिए बाध्य है, वह चाहे तो जंगल में रहे या हिमालय पहाड़ पर चला जाए, उसकी आजादी है। लेकिन जब वो समाज के साथ रहेगा तो उसे समाज के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। अगर वह समाज के साथ नहीं जुड़ता तो उसके लिए समस्याएं खड़ी होंगी, क्योंकि अगर वह समाज से नहीं जुड़ेगा तो उसकी जो स्वतंत्रता है, जो उसकी सुरक्षा है, वो कौन देगा? अगर उसे कोई असामाजिक तत्व आकर मारपीट करता है, उसकी धन संपत्ति पे कब्जा करता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जाहिर सी बात है, समाज लेगा। कहने का मतलब यह है कि आपको किसी न किसी के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी विशेष व्यक्ति से जुड़े या किसी विशेष परिवार से जुड़े या किसी समाज से जुड़े, आपको जुड़ना है। सहजीवन अवश्यंभावी है, आवश्यक है। जो समाज है वही व्यक्ति अपना आश्रय है, उसी के सहारे अपना जीवन जीता है। जो चौथा है, जब कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिक बन जाता है तो तब उसके सारे प्राकृतिक अधिकार अब तक उसे देश के स्वतंत्र व्यवस्था के साथ माने जाते हैं, तब तक वह सहमत है। देखिए, जो बात मैंने पहले बोली, यहाँ पे भी वही बात लिखी गई है कि जो प्राकृतिक अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उसके अनुसार हर व्यक्ति को प्राप्त है, वह चाहे देशी हो या विदेशी। यहाँ तक कि जो जानवर हैं उनके भी मौलिक अधिकार हैं, उसे भी कोई अंडा नहीं मार सकता, उसे भी कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता। हम यहाँ जब बात करते हैं व्यक्ति की, जब हम नागरिक बन जाते हैं तो उसके प्राकृतिक अधिकार यानी मौलिक अधिकार, साथ साथ कानूनी और संवैधानिक अधिकार, दोनों मान लिए जाते हैं कि ये आपका अधिकार है उस पर, जब तक कि वह सहमत है। इसमें जो शब्द है सहमति, इसका बहुत महत्व है, क्योंकि कोई व्यक्ति जब तक सहमत नहीं रहेगा वह किसी देश का नागरिक नहीं बन सकता। तो कहने का मतलब यह है कि नागरिक बनने के लिए आपको अपनी सहमति देनी पड़ेगी। इसका इसका ये निकला कि समाज सर्वोच्च है, व्यक्ति को समाज अंग बनना पड़ता है, और जब वही व्यक्ति राज्य अंग बनता है तो उसे नागरिक कहा जाता है, जहां पे उसके प्राकृतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार सलामत रहते हैं। लेकिन व्यक्ति के रूप में उसके केवल प्राकृतिक अधिकार ही शामिल रहते हैं। तो ये था आज का चर्चा, आज का विचार जो मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना
आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। आज की जो चर्चा हुई है इस पर तो साथी अपने विचार रखेंगे ही। मैं ये भी चाहूंगा कि कल जो हम लोगों की चर्चा हुई थी उसमें दो प्रश्न भी आए थे या दो महत्वपूर्ण बिंदु थे। एक श्रीकांत जी ने उठाया था कि तंत्र किसे कहते हैं, उन्होंने सरकार को कहा। और दूसरा विपिन जी ने एक प्रश्न उठाया था कि राज्य और समाज के मध्य जो समझौता है वह एक पक्षीय है या द्विपक्षीय है। इन दोनों विषयों पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। मैंने भी इस पर थोड़ा सा विचार मंथन किया था कि तंत्र किसे कहा जाए। और आज की जो चर्चा है उसमें नागरिक और व्यक्ति, इन दोनों पर हम लोगों की चर्चा होगी। तो जब हम नागरिक शब्द पर विचार करेंगे तो उस पर भी हम लोग एक बार सोचेंगे कि नागरिक किसे कहा जाए। क्या केवल संवैधानिक अधिकार प्राप्त इकाई को ही नागरिक कह दिया जाए, या उसमें हम ऐसे पशुओं को भी रखें जिनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। तो ये किस तरह से सामंजस्य बैठता है, ये तीन चार प्रश्न ऐसे हैं मुझे लगता है जिन पर एक विस्तृत चर्चा की जा सकती है। तो कल के विषय पर भी अगर कोई साथी अपनी बात रखना चाहें तो रख सकते हैं। बाकी के साथी बताएं। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। बताइए श्रीकांत। विधा विधायिका जो है वो सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर जो उसमें है वो है कार्यपालिका। उस पर अंकुश लगाने के विधायक भी है, उसी पर अंकुश लगाने के न्यायपालिका भी है। दोनों दोनों अंकुश है सब कार्यपालिका पर, कार्यपालिका के कार्यों पर। और तंत्र उसी को, हार्डवेयर वही है इस लोकशाही का। विधायिका तो कंप्लीट कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। और समझिए कि न्यायपालिका एक ऐप है जिसमें फीड है कि ये खोलने पर, ये ऐप लगाने पर ये आएगा। वो संविधान, न्यायपालिका जो है वो संविधान का संरक्षक भी है। सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका मतलब संविधान का संरक्षण भी उसी की जिम्मेदारी है। वो किताब जो है उसको निमन से रखना, उस किताब के बातों को हरदम पढ़ते रहना, उस किताब के बातों का विश्लेषण करना, उस किताब के बातों से कंक्लूजन निकालना, ये सब न्यायपालिका का काम है। विधायिका एकदम सॉफ्टवेयर है। वो देता है, वो हालांकि देखता भी है, केवल देता ही नहीं है, वो कानून बनाता है। और कानून लागू होता है कि नहीं लागू होता है, उसको देखने का काम भी विधायिका का है। तो ये दो काम है इसके जिम्मे। न्यायपालिका का जिम्मे काम है किताब को रक्षा करना और किताब के बातों को विश्लेषित करना और कंक्लूजन तक पहुंचना। ये आपका तंत्र तंत्र है। आप लोग एके में फेंट करके सबको। तो मेरा ये कहना था कि तंत्र इंस्टीट्यूशन में, तंत्र किताब में विश्लेषण है इसका, कि तंत्र माने कार्यपालिका। थैंक यू। जी धन्यवाद। आज के विषय पर अगर कुछ कहना है तो श्रीकांत जी आज के विषय पर भी बोल सकते हैं। नहीं, ठीक है, बात करिए आप लोग। जी ठीक है। बाकी के साथी बताएं। विपिन जी अगर कल के विषय पर आप भी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। नहीं, एक काम करिए ब्रजेश जी, जी बाबू जी। कि कल मैं सवेरे एक लिखूंगा। जी कल सवेरे जी वो जो लिखूंगा ना, जी यही विषय होगा जो कल जो चर्चा हो रही थी। जी जी तो उसको आप छोड़ दीजिए, उस पर कल पूरी चर्चा कर लेंगे। जी। कल हम तो लोग चर्चा उस पर कर लेंगे जो सवेरे लिखूंगा। जी मैं सवेरे ये लिखूंगा कि हम लोगों का लोकतंत्र का
सारी दुनिया के लिए प्रस्तावित ढांचा कैसा होगा। जी समझ गए आप जी बाबूजी। कि हम लोगों का ढांचा, सिद्धांत नहीं, ढांचा कैसा होगा, संसद कैसे बनेगी, और माने ये केंद्र सभा क्या होगी, प्रदेश सभा क्या होगी, किसके क्या अधिकार होंगे, कौन तंत्र होगा, कौन लोक होगा, लोक की क्या भूमिका होगी, ये सारा विषय मिला करके मैं सवेरे लिख दूंगा। जी बाबूजी। कल ज्ञानेंद्र हम जी। जी बाबूजी। तो आप विषय डाल दीजिएगा, कल कल उसी पर चर्चा करेंगे पूरा। जी ज्ञानेंद्र जी, आप नागरिक विषय पर कुछ बोलना चाहेंगे? ठीक है, आज तो आपका विषय है ही है ये तो। जी जी। उस पर अगर कोई कुछ कहना चाहेंगे तो कहेंगे, वो तो कोई रोक नहीं है। और लोग चर्चा करें भाई साहब। जी ठीक है। चलिए और बताइए कोई। या बाबा तो जी, ब्रिज। मैं हाँ इस विषय पर रखता हूँ। हाँ हाँ, आप रखिए विषय जी को, तभी तभी लोग बाबा जी, उसको। एक तो मुझे लगता है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है परिभाषाएं परिवर्तित भी होनी चाहिए, बदलनी भी चाहिए, उनमें संशोधन भी आवश्यक है। कुछ कुछ दिन पहले ज्ञानेंद्र जी से मेरी राज्य विषय पर चर्चा हो रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि राज्य जो है वह शासन करने वाली इकाई है। तो उन्होंने उस पर बड़े गंभीर प्रश्न उठाए, और तब मैंने चिंतन किया। मैंने कहा कि जो ज्ञानेंद्र जी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम प्राचीन शब्दों के अनुसार चलेंगे तो फिर जो है हम शासन करने वाली इकाई को कहेंगे तो व्यक्ति भी हो जाता है, राज्य भी हो जाता है, राष्ट्र भी हो जाता है, नगर पालिका भी हो जाती है। तो ऐसे में शब्दों में बड़ा घालमेल हो जाता है। वही घालमेल हमारे संविधान में भी हुआ। ऐसे में परिभाषाएं अगर व्यवस्था के अनुसार और देश काल के अनुसार तय की जाए तो वो अधिक ठीक बैठता है। अगर हम नागरिक शब्द पर विचार करते हैं, तो मैं नागरिक को जब पढ़ रहा था, नागरिक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो नगरीय व्यवस्था में रहने वाले लोगों को नागरिक कहा गया। लेकिन जब नागरिक की परिभाषा बनी थी, उस समय नगरों का प्रारूप बहुत छोटा छोटा था। कुछ जनपद थे, छोटे छोटे जिले थे, वहां पर रहने वाले लोगों को भी नागरिक कह दिया जाता था। तब हमारे पास कोई ऐसी राष्ट्रीय इकाई नहीं थी। धीरे 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 हम लोग जो है जब हम लोग भारत जो है स्वतंत्र हुआ, तब पूरे भारत का एक संविधान आया। तो भारत का जब संविधान आया तो भारत के अंतर्गत रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग एक नागरिक मान करके चलते हैं। अर्थात वो परिभाषा जो पहले पुराने समय में चल रही थी, उस परिभाषा को बदलने की आवश्यकता थी, और नई परिभाषा के अनुसार किसी भी राष्ट्र में रहने वाली जो इकाई है, उसको जो व्यक्ति है उसको नागरिक मान करके चलना चाहिए, जिसको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर कोटेशन में एक बात और आई है कि यदि कोई व्यक्ति जब तक नागरिकता नहीं छोड़ता है, तब तक वह उस देश के कानूनों को मानने के लिए बाध्य होता है। अर्थात कानून और संविधान, इन दोनों में थोड़ा सा हम लोगों को अंतर समझने की आवश्यकता है कि संविधान भी नियमों का ही एक संग्रह है और कानून भी नियमों का ही एक संग्रह है। दोनों में अंतर यह दिखाई देता है कि एक दंड प्रक्रिया के लिए, न्याय प्रक्रिया के लिए, एक अपराधियों पर नियंत्रण के लिए बना है। और जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान जो है वह तंत्र के ऊपर या व्यवस्था के ऊपर नियंत्रण करने के लिए बना है। तो कानून जो है वो व्यक्ति के ऊपर शासन कर रहा है, और जो संविधान है वह तंत्र के ऊपर शासन कर रहा है। इस परिस्थिति में जब हम व्यक्ति को देखते हैं तो व्यक्ति जो है जब समूह का रूप ले लेता है, समाज का रूप ले लेता है, तो व्यक्ति समूह के रूप में समाज हो जाता है, अर्थात सामाजिक अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार तो नहीं जाते हैं, क्योंकि वही व्यक्ति जो है समाज का भी अंग है, और वही व्यक्ति जो है व्यक्ति के रूप में भी है, परिवार का भी अंग है, गांव का भी अंग है। उस परिस्थिति में भी उसके मौलिक अधिकार तो नहीं जा रहे हैं।
अर्थात जैसे ही नागरिक बनता है तो वो अपनी सहमति वहां व्यक्त कर देता है, उसकी फ्रीडम जो है वो जॉइंट फ्रीडम में हो जाती है। अर्थात हम जो कहते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त है, ये एक आभासी चीज दिखाई देती है कि स्वतंत्रता भी है और उसकी आवश्यकता भी है। जहां आवश्यकता होगी वहां उसे जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि समाज के बिना उसकी ना सुरक्षा का कोई दायित्व ले सकता है, न तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। और जब हम प्राकृतिक रूप से देखते हैं तो अपोजिट सेक्सुअल अट्रैक्शन भी एक बाय नेचर एक लॉ डिफाइंड है। तो कुछ ना कुछ मजबूरी है कि आपको किसी न किसी के साथ तो जुड़ना ही है। जैसे ही आप जुड़ेंगे तो वैसे ही आप व्यवस्था में आ जाते हैं, और जैसे ही आप व्यवस्था में आते हैं कुछ आपके पास रूल्स, कुछ लॉज आपके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। वो कानून के रूप में लागू होते हैं, व्यवस्था के रूप में, संविधान के रूप में लागू होते हैं। तो हम व्यक्ति और नागरिक में इसी तरह से अंतर कर सकते हैं। व्यक्ति जो है वह वैश्विक इकाई है, और नागरिक जो है वह एक राष्ट्रीय इकाई है जिसके कुछ संवैधानिक अधिकार तय किए गए हैं। वो अपनी सहमति से है, कोई बलपूर्वक जो है उसे वहां से निकाल नहीं सकता है। जब तक कि उसने उस देश के कानून का या संविधान का पालन न किया हो तब तक उसे न दंडित किया जा सकता है, न हटाया जा सकता है। वो चाहे तो छोड़ भी सकता है, अर्थात समाज चाहे तो उसका बहिष्कार भी कर सकता है। कोई सामाजिक सामाजिक इकाई जो है, जैसे भारत में कोई रहने वाला व्यक्ति है और वह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, या ऐसा कोई काम करता है जो देश की व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, लेकिन वह आपराधिक श्रेणी में नहीं आता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम देश से बाहर तो कर सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार उस परिस्थिति में भी नहीं छीन सकते हैं, क्योंकि वहां वो व्यक्ति के रूप में उसके मौलिक अधिकार संरक्षित रहते हैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति जो है कोई आपराधिक कार्य करता है तब उसके ऊपर कानून लागू हो जाता है। अर्थात कानून जो है वह दंड देने वाली व्यवस्था है, और संविधान जो है वह एक ऐसी व्यवस्था है जो तंत्र के ऊपर शासन कर रही है। तो व्यक्ति और नागरिक को देखा जाए तो नागरिक जो है वो एक संवैधानिक व्यवस्था का भाग है, और व्यक्ति प्राकृतिक व्यवस्था का एक भाग दिखाई देता है, जिसे हम वैश्विक व्यवस्था भी कह सकते हैं। और व्यक्ति को जो मौलिक अधिकार प्राप्त है वह संविधान ने नहीं दिए हैं। वर्तमान में चाहे भारत का संविधान हो या वैश्विक संविधान हो, वहां ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त है वह संविधान प्राप्त वो प्रदत्त हैं, या फिर वो जो है किसी व्यवस्था के द्वारा दिए गए हैं। एक प्रश्न तो खड़ा होता है कि प्रकृति कैसे अधिकार दे सकती है, क्योंकि प्रकृति तो अधिकारों को निर्धारित करेगी नहीं, उसके लिए कोई ना कोई इकाई की आवश्यकता तो पड़ेगी। वो इकाई क्या संविधान होगा, क्या संसद होगी, क्या समाज होगा? इस पर हम लोगों की एक बार चर्चा हुई थी, और मैंने विचार किया तो मैंने ये पाया कि वास्तव में प्रकृति ही अधिकार दे रही है। यदि हम समीक्षा भी कर रहे हैं तो हम केवल समीक्षा करने का हमको अधिकार प्राप्त है, उसमें घटौती या बढ़ोतरी करने का अधिकार हमको प्राप्त नहीं है। ये वैसा ही है कि प्रकृति ने बहुत सारे विज्ञान के नियम दिए हैं, हम उन नियमों को समझते हैं, लेकिन हम उन नियमों के निर्माता नहीं हम। वैसे ही हम मौलिक अधिकार जो है वो प्रकृति से प्राप्त है, हम उसको समझते तो हैं, लेकिन वो हमारे द्वारा दिए गए नहीं हैं। तो व्यक्ति को जो अधिकार प्रकृति ने दिए हैं उसे कोई भी व्यवस्था बाधित नहीं कर सकती है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था में है तो वहां उसे मानना पड़ेगा, सहजीवन अनिवार्यता हो जाती है। और भारत समेत दुनिया भर के संविधानों में एक बड़ी खामी ये दिखाई देती है कि ये सारे संविधान, सारी व्यवस्थाएं स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्व देती है। अर्थात व्यक्ति का फ्रीडम सब कुछ है, लेकिन जब बात आती है स्वतंत्र सहजीवन की, तो सहजीवन की अनिवार्यता या बाध्यता किसी भी इकाई में दिखाई नहीं देती है। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति समाज के किसी बनाए हुए नियम को तोड़े, उसका पालन ना करे, तो समाज उसे बहिष्कृत भी नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति वैश्विक इकाई है, उसको प्राकृतिक अधिकार प्रकृति से प्राप्त है, उसे किसी व्यवस्था ने नहीं दिए हैं, और संविधान संवैधानिक अधिकार देता है, उसे वहीं तक अपनी सीमाएं रखनी चाहिए, न कि वो प्राकृतिक अधिकारों का निर्धारण करे और या उसमें घटौती या बढ़ोतरी करे। जी धन्यवाद। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। मोहन जी, बबलू जी, मदन जी, राजेश जी, कोई भी साथी शुरू करें। अभी मैं सुन रहा हूँ, बाद में जी। बात करूंगा। हम्म। आओ।
चंदन गुप्ता जी, आप कुछ रखना चाहेंगे तो आप भी रख सकते हैं। आवाज आ रही है ब्रजेश जी? जी बताइए। व्यक्ति देश में अकेला स्व गारंटी मतलब समाज देता है, ये बात भी सही है। समाज से उसे सुरक्षा भी मिलती है और स्वतंत्रता, मतलब इतनी भी मतलब स्वतंत्रता अ, नहीं दे सकता समाज कि वो कोई गलत कार्य करे। अगर गलत कार्य नहीं देगा, अगर वो सही रास्ते पर अपना जीवन यापन करता है, कर्म करते हुए सांसारिक, तो समाज उसकी मतलब हर तरह से मदद के लिए तैयार रहता है। चाहे वो व्यक्ति शहर में हो, गांव में हो, मतलब देश में हर व्यक्ति स्वतंत्र है। देश में मतलब अगर वो घर से स्वतंत्र है, कहीं जा सकता है, घूम सकता है, देशाटन कर सकता है, कार्य भी कर सकता है, कहीं कमा खा सकता है, अपनी रोजगार भी कर सकता है, नौकरी कर सकता है। लेकिन अगर वो कोई अपराध करता है तो कानून उसको मतलब स्वतंत्रता नहीं देगा, उसको अपराध करेगा तो दंड मिलेगा ही। चाहे वो राज्य में हो, किसी जिले में हो, कहीं भी हो, अपराधी है, अगर वो अपराध करता है तो उसको निश्चित रूप से समाज भले ही दंड दंड ना दे सके उसे, लेकिन कानून के तौर पर पुलिस और न्यायालय उसको दंड देगा। तो स्वतंत्रता हमें मतलब इस तरह की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम स्वतंत्र तो सभी हैं, हर व्यक्ति स्वतंत्र है देश में। और व्यक्ति अकेला भी जो है वो अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो भी समाज में रहना पसंद करता है। समाज में रहना उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि जब समाज में रहने लगता है और समाज से अलग हो जाए तो वो अपने को अकेलापन महसूस करेगा। अकेलापन महसूस करेगा तो मतलब उसका जीवन जो है, वो उसकी भावना या उसके विचार, उसका मन जो है वो दुखी रहेगा। या तो समाज परिवार से अलग योग करे। योगी चिंतनशील आत्मचिंतनशील व्यक्ति ऐसा भले ही अलग अलग रहे तो उसे कोई चिंता नहीं रहती समाज। लेकिन जो अगर मतलब नहीं करता है, आत्मचिंतन नहीं करता है, तो वो एक समाज में ही उसकी मजबूरी बन जाती है। और बिना समाज के उसका जीवन भी बीत नहीं सकता। वो अकेलापन महसूस करेगा और सारा जीवन जो है, या तो उसका मार्ग आध्यात्मिक हो तब अकेला रह सकता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहना उसकी मजबूरी है, मजबूरी बनती है। बिना समाज के वो अकेला नहीं रह सकता। बस इतना ही बोलूंगा। जी, बाकी के साथी बताएं। जी बताइए राजेश प्रजापति जी। जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। मैं भी देखिए थोड़ा सा समझा हूँ कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में ही होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा। ये सब की आवश्यकता की पूर्ति समाज में ही हो सकती। समाज से परे ये सब मतलब सोचा कल्पना नहीं किया जाता कि पूर्ति कैसी होगी। कपड़ा चाहिए तो जंगल में रहेगा तो कैसे कपड़ा की पूर्ति होगी। फिर विवाह करना, संतानोत्पत्ति, फिर उनका पालन पोषण, माता पिता भाई बहन, ये सब तो जरूरत है ही। और इसके बिना तो व्यक्ति को सामाजिक भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके विपक्ष में भी, इसके अलग भी एक सोचा जा सकता है कि काफी देश में ऐसे भी हुए हैं लोग जो अकेला जीवन जीते हैं, जैसे साधु के रूप में बन के, सन्यासी के रूप में बन के जंगल में भ्रमण करना। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो समाज में आते हैं, उनको भी खाना पानी कपड़ा चाहिए मिलकर रहने के लिए। तो सामाजिक प्राणी तो है ही, अगर साधु के रूप में भी है तो लंबे समय तक
वह अकेला नहीं रह सकता, उसको समाज चाहिए ही। ये बात भी ठीक है कि समाज के बिना कल्पना नहीं किया जा सकता। और मनुष्य एक समाज का अंग है, व्यक्ति नागरिक राष्ट्र का अंग है। लेकिन मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी सुना था कि रूस बहुत से लोगों को अपने देश में आमंत्रित कर रहा है काम के लिए। तो क्या रूस जाए या इसी प्रकार ईरान या अमेरिका लोग जाते हैं तो क्या वहाँ के नागरिकता उनको मिल जाती है, कि कितने दिन में मिलती है, और संवैधानिक अधिकार है कि नहीं है? थोड़ा इस पर भी प्रकाश यदि डालने का कष्ट करें। बस मैं इतना ही करके अपनी बातों को विराम देता हूँ। जी, प्रश्नों को हम बाद में ले लेंगे, तब तक बाकी के साथी बताएं। आचार्य जी, आप कुछ रखना चाहेंगे या पवनजय जी? मैं सुन रहा हूँ अभी। जी। कोई भी साथी बताएं। सभी उपस्थित बंधुओं को नमस्कार। आवाज आ रही है भैया जी? जी, आ रही है आवाज। जैसा कि आज का विषय है, उसमें पहला बिंदु है समाज सर्वोच्च, कानून का काम है व्यक्ति की उच्च श्रृंखलता को रोकना, ना कि समाज की स्वतंत्रता में दखल देना। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वच्छंदता अर्थात उच्च श्रृंखलता, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा नहीं है। व्यक्ति स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र जब तक है तब तब तक है जब तक कि वह किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में दखल नहीं देता। जब वह किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में दखल देने लगता है तो वो उच्च श्रृंखल हो जाता है और उसको उसकी उच्च श्रृंखलता पर नियंत्रण करना ये समाज का एक पहलू है, दायित्व है समाज का कि समाज उसको नियंत्रित करे। ये समाज का ही दायित्व है, समाज का काम है। अब समाज सर्वोच्च, निश्चित रूप से समाज ही सर्वोच्च है, क्योंकि राष्ट्र से भी व्यापक समाज होता है। समाज किसी सीमाओं में नहीं बंधा होता है। तो राष्ट्र की सीमाएं होती हैं, राज्य की सीमाएं होती हैं, तो समाज सबसे बड़ा है, इसलिए समाज सर्वोच्च निश्चित रूप से है। और समाज ही अपने लिए नियम बनाता है, अपने इकाइयों के लिए, अर्थात समाज की इकाई व्यक्ति है, वो व्यक्तियों के लिए नियम बनाता है, जो कायदे कानून उसके हिसाब से वो तंत्र विकसित करता है। और तंत्र कुछ चीजों का निर्धारण करता है। जो समाज के नियम होते हैं उनको, नियमों पर लोगों का चलना, और जो लोग नियम पर नहीं चलते हैं, उस समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनको दंडित करने का काम हमारा तंत्र करता है। अब समाज की आवश्यकताएं क्या होती हैं? तो समाज की तो कुछ एक आवश्यकताएं हैं, जैसे
सुरक्षा है जो तंत्र करता है, न्याय है वो भी सुरक्षा, वो भी काम तंत्र करता है। पर सहवास ये समाज का काम है कि उसके सहवास की व्यवस्था समाज करे जब उपयुक्त समय हो उसका, क्योंकि वो एक प्रकृति का नियम है। भूख सभी को लगती है, तो भूख का इंतजाम करना प्रकृति का अर्थात समाज का दायित्व बनता है कि कोई व्यक्ति भूखा ना रहे। और से सेक्स की भी भूख होती है, सहवास की भी होती है, तो उसको और प्रकृति के नियम को आगे, प्रकृति को आगे बढ़ाए अर्थात समाज का आगे उन्नयन हो, उसके लिए ये सारी चीजें समाज को आपूर्ति करनी पड़ती हैं। उसके लिए व्यक्ति के पास कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, जिन अधिकारों का प्रयोग करके वह अपने दायित्वों की पूर्ति करे। अब चूंकि नियमों से बंधा हुआ है व्यक्ति, जो समझदार हो जाता है तो वो अपनी जो तंत्र है उसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करने लगता है, तो वो नागरिक बन जाता है। जब तक अपनी भूमिका का निर्वहन करने लायक व्यक्ति नहीं होता है तब तक वो समाज का अंग होता है, वो नागरिक नहीं होता है। तो उसकी सुरक्षा की गारंटी हमारा परिवार और समाज देता है, क्योंकि बालक जब छोटा होता है तो उसके संरक्षण, संवर्धन, सारी चीजों का ख्याल परिवार और समाज रखता है। और जब वह बड़ा हो जाता है तो शासन के उपक्रमों में भागीदार हो जाता है, सहभागी हो जाता है, उनमें सहायक सिद्ध होता है, और उस प्रकार से वो अपनी आजीविका, अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। तो व्यक्ति समाज का निश्चित रूप से अंग है और राष्ट्र का भी अंग है। एक नागरिक समाज का तो हिस्सा होता ही होता है, लेकिन समाज का हिस्सा जो व्यक्ति है वो जरूरी नहीं है कि वो राष्ट्र का भागीदार हो, राष्ट्र का नागरिक हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन हर नागरिक समाज का व्यक्ति जरूर होता है। अब जैसा कि प्रश्न राजेश जी ने उठाया है कि भाई दूसरे देशों में तो किन लोगों को आयातित किया जाता है या किन लोगों को आमंत्रित किया जाता है कि आप हमारे यहाँ आइए, तो जिन लोगों में कोई विशेष कौशल, विशेष दक्षता होती है, विशेष एबिलिटी होती है, उनको दूसरा देश अपने यहाँ आमंत्रित करता है, अर्थात प्रतिभाओं को आमंत्रित किया जाता है। आम सामान्य जन को कोई भी देश आयातित नहीं करता है या नहीं बुलाता है। तो ये चीज है, जब किसी को बुलाया जाता है तो उसके कुछ दायित्व होते हैं, तो उनके साथ उसे कुछ अधिकार भी दिए ही जाते हैं हर देश में, चाहे हम अपने यहाँ बुलाएं या हमारे यहाँ से कोई हमारा नागरिक किसी दूसरे राष्ट्र में जाए। अब व्यक्ति है जब तक वो अकेला, तो निश्चित रूप से स्वतंत्र है और किसी दूसरे के स्वतंत्रता में दखल नहीं दे रहा है, तो वो अपने आप में अकेला रह सकता है। लेकिन व्यक्ति बिना किसी दूसरे के, जैसे ही किसी दूसरे के सरोकार में आता है, किसी दूसरे का भला करे या दूसरे से कुछ अपेक्षा रखे, वो समाज का हिस्सा बन जाता है। फिर व्यक्ति अकेला नहीं है। अगर व्यक्ति अकेला रहता है तो उस पर किसी प्रकार का कोई कानून लागू नहीं होता है। लेकिन जब व्यक्ति किसी भी सरोकार में आ जाता है, किसी के हित में, या तो वो हित की आपूर्ति करे या स्वयं किसी का उपयोग करे, तो वो समाज का हिस्सा हो जाता है। जब समाज का हिस्सा हो जाता है तो निश्चित रूप से उस पर कुछ नियम या कायदे जो है वो लागू हो जाते हैं। उनके पर सीमा में रहकर ही वह व्यवहार कर सकता है किसी के साथ, क्योंकि जो नियम है वो तो व्यवहारिकता के लिए हैं। तो धरातल पर जैसे ही किसी के संबंध में आता है, संपर्क में आता है, तो वो उसकी सीमाएं निश्चित हो जाती हैं। वो बिना सीमा के अर्थात उच्च श्रृंखल नहीं रह सकता है, तो उसको नियमों में बंधकर रहना ही पड़ता है, चाहे वो समाज के नियम हो और चाहे सरकार के नियम हो। चौथा बिंदु है, जब कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिक बन जाता है तब उसके सारे प्राकृतिक अधिकार तब तक उसे देश के संवैधानिक व्यवस्था
सॉरी संवैधानिक व्यवस्था के साथ साथ मान लिए जाते हैं जब तक वह सहमत रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब हम किसी के सहयोगी के रूप में या किसी के सहभागी के रूप में काम करते हैं तो उसकी लिमिट्स होती हैं और उन लिमिट्स के नियम होते हैं कि उसकी सीमाएं क्या हैं, उन सीमाओं का पालन करना ही पड़ता है। तो वो वही नागरिक है। और अगर वो नागरिकता छोड़ता है, अर्थात वो कहता है कि हम किसी में सहभागी नहीं है, तो फिर उस पर वो बाउंडेशन जो लिमिट्स हैं उसकी, वो उस पर लागू नहीं होता है। वो अपनी लिमिट्स को, जो राष्ट्र की लिमिट्स हैं, उनको पार कर सकता है। वो किसी दूसरे में देश में जा करके रह सकता है। अगर वो भारत की नियमों कायदे कानूनों से सहमत नहीं है तो वो अमेरिका में जा करके रह सकता है। अगर वहां की नागरिकता लेता है तो फिर वहां के नियमों का पालन उसे करना ही पड़ेगा। हाँ, रस्सी पर टंगी यदि वो हुई है। कहीं नहीं जाता है तो अपने कंदराओं में एक ऋषि मुनि और समाज से दूर होकर के एकाकी जीवन जीने के लिए वो स्वतंत्र है। इसी के साथ में अपनी बात को पूरा ये तो गीली है। करता हूँ। अब आगे और हमारे साथी जो हैं विषय को विस्तार देंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। हेलो। भैया मैं बोलना चाहती हेलो। हूँ। जी अच्छा बोलिए, बताइए। कोई बोल रहे हैं, बोलिए। जी मोहन जी बताइए। बाबू जी बोलिए। अभी विद्वतगण साथियों का अभिवादन है और सबका विचार गंभीर आया, सराहनीय है। अब यहाँ पर जो है आज का विषय तो आदरणीय ने रखा है कि समाज है, कानून है, तंत्र है, व्यक्ति है, नागरिक है। अब इन सबों का इन कोटेशनों में है कि किनको किनको संविधान में क्या तंत्र है या समाज है, क्या व्यवस्था है और क्या उनका अधिकार है, इन सब बातों पर आज चर्चा हो रही। तो जैसा कि मोहन बाबूजी 1 मिनट, ब्रजेश भैया, मोहन गुप्ता बाबूजी के बाद आप मुझे थोड़ा बोलने देंगे तो, क्योंकि मैं बाहर आई हुई हूँ, मेरे फोन में नेटवर्क नहीं रहता है। ठीक ठीक है, है। आप अपनी बात को रख लीजिए। नहीं नहीं, आपके बाद बोलूंगी मैं, मतलब मैं कह रही हूँ कि मैं बाहर हूँ, अंदर नेटवर्क नहीं रहता है, तो आपके बाद अगर मुझे टाइम देंगे तो आप बोलिए बाबूजी। अच्छा चलिए। जी बोलिए। तो जैसा हम लोग समझते हैं या सत्यता भी है कि समाज जो सर्वोच्च है, लेकिन आज का जो परिवेश है या वर्तमान का जो समय है वो समाज की सर्वोच्चता को जितने भी तंत्र पर प्रतिस्थापित है वो उसको नकारने का प्रयास करते हैं, उसको कमजोर करने का प्रयास करते हैं, ताकि जो है राज्य के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से, संविधान के माध्यम से इनकी वर्चस्व और अधिकार समाज पर, व्यक्ति पर, नागरिकों पर, जब समाज पर वो वर्चस्व कर लेंगे तो सब पर उनका वर्चस्व हो जाता है। तो यहाँ पर जो है दो बातें हैं कि अगर नागरिक जो है या जो व्यक्ति है, जब समाज में व्यक्ति चाहे वह तंत्र की ताकत से या आर्थिक ताकत से या आपराधिक ताकत से जब उच्च श्रृंखलित होता है, अभिमान भर जाता है, अपने को सर्वशक्तिमान समझने से लगता है,
आपकी आवाज बंद हुई मोहन जी। हेलो, कट गया था, कोई बोल रहा है? नहीं, बताइए आप। अच्छा अच्छा। तो जब व्यक्ति अपने को सर्वाधिकार या सर्वशक्तिमान समझने लगता है, उन श्रृंखलित हो जाता है, तब जो है संविधान के माध्यम से जो कानूनी अधिकार है, उस अधिकार का प्रयोग करके और तंत्र को यह पावर दिया गया है, उनकी उच्च श्रृंखलता को रोके, जो भी कानून के माध्यम से उनको जो है संविधान और कानून के दायरे में रखने का प्रयास होता है। लेकिन जब तंत्र जो है उच्च श्रृंखलित हो जाता है या तानाशाह की ओर जाता है, तो अभी तक जो है तो हम ये देखते हैं कि उसको भी नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि व्यवस्था बननी चाहिए। अब जो है कि व्यक्ति और नागरिक जो है, तो व्यक्ति के रूप में वो समाज का एक अंग होता है और सर्व समूह की, व्यक्तियों के सर्व समूह को हम समाज के रूप में देखते हैं। तो कानून जो है वो समाज तंत्र को बनाता है, तो उसको ये व्यवस्था देता है कि आप जो हैं व्यक्ति के मूल अधिकार, प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा करें। लेकिन तंत्र जो है वो कहीं किसी के व्यक्ति के रोड पर है, पड़ोस में है, या कहीं पर जब उसकी मूल अधिकार का दोहन होता है, तो उस समय अगल बगल समाज के सारे व्यक्ति रहते हैं, तो समाज भी उसके मूल अधिकार का संरक्षण करने का या उसकी रक्षा करने का प्रयास करता है। तो मूल अधिकार और प्राकृतिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का होता है, चाहे वह नागरिक हो या व्यक्ति हो। तो उसकी रक्षा करने के लिए तंत्र तो है ही है और समाज भी प्रयास करता है। अगर तंत्र उसकी रक्षा करने में असक्षम हो जाता है, तो तंत्र का एक भाग न्यायपालिका है, न्यायपालिका भी उसमें जो है विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में दखल दे सकता है। अब व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र होता है और उसको मूल अधिकार के हिसाब से अभिव्यक्ति है या संपत्ति है या उसका निजी अधिकार है, इन सब का भी अधिकार होता है और उसमें कोई उसको दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। लेकिन नागरिक जो होता है, नागरिक को उस देश की जो कानून व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, जब उसको नागरिकता मिल जाती है तो उसको उस संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से ही चलना पड़ता है। अगर वह संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन करेंगे तो फिर वो तंत्र के द्वारा दंडित होते हैं। लेकिन वही नागरिक जो है अगर अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में निवास करने लगता है, तो उसकी यहाँ की नागरिकता फिर समाप्त हो जाती है और जिस देश में जाता है वहां की जैसी व्यवस्था होती है उस हिसाब से उसको अपने कार्य को करना पड़ता है। तो ये जो व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र तो अवश्य होता है, लेकिन उसको भी अपनी सुरक्षा के लिए
पहला चीज तो है कि कानून से भी बंधना पड़ता है, और दूसरा चीज से है कि स्वतंत्रता के बाद भी समाज से भी बनना पड़ता है, और समाज के भी कुछ कानून, नियम कानून होते हैं, सामाजिक व्यवस्था होता है, उसको मानना पड़ता है। हालांकि सामाजिक व्यवस्था को मानने नहीं मानने के लिए तो वो स्वतंत्र है, लेकिन अगर वह सामाजिक व्यवस्था का वो नहीं मानेगा, पारिवारिक समाज के अंदर हमारा परिवार भी आता है, और पारिवारिक व्यवस्था को भी नहीं मानेगा, तो तत्काल उसको कौन सुरक्षा देगा? उसको सुरक्षा का गारंटी कौन देगा? कानून के माध्यम से मिलता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में उसको मिलने में बहुत समय लगता है, लेकिन समाज के माध्यम से तत्काल कुछ न कुछ उसको सहारा या व्यवस्था मिलता है। तो इस प्रकार से आज की जो चारों पॉइंट है उसमें हमें कुछ बात समझ में आई, तो उसको हमने आप लोगों के समक्ष रखा है। आप और हमारे साथी जो हैं वो चिंतन मंथन कर रहे होंगे और इस बात को स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद जी। नीता जी आप बताइए पहले। हाँ जी भैया, प्रणाम बाबू जी। मैं ये कह रही थी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इस विषय पे मैं कुछ वो बोलना चाहती हूँ। ये जो पॉइंट है समाज का, उसकी एक तो ले लो। हाँ, व्यक्ति एक सामाजिक, अभी आई। हेलो जी अभी बोलिए, आ रही है हेलो। आवाज, आ रही है आवाज। हाँ, तो मैं इस विषय पे बोलना चाहती हूँ भैया थोड़ा सा। ये जो पॉइंट है आपका कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो उसकी मजबूरी है समाज में रहना, इस पे मैं कुछ साइकोलॉजिकल चीजें बोलना चाहती हूँ। देखिए, मैं इस चीज को, क्योंकि मेरा थोड़ा रुचि अध्यात्म में है, तो मैं उसी उसी परिप्रेक्ष्य में जाके इस चीज को बताना चाहूंगी कि मनुष्य की मजबूरी नहीं है समाज में रहना, वो उसकी आवश्यकता है। और समाज में केवल दो ही प्रकार के लोग समाज से अलग रह सकते हैं, या तो कोई व्यक्ति पागल हो मेंटली, और दूसरा, आवाज आ रही भैया? हेलो? जी आ रही है आवाज, बताइए। या या फिर कोई व्यक्ति योगी हो, और योगी व्यक्ति भी नहीं रह सकता है। अध्यात्म की दृष्टि से कोई भी योगी, कोई भी जो है दार्शनिक, कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति भी, सन्यासी भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि गीता में इसका स्पष्ट निर्देश है कि जो व्यक्ति सन्यासी होता है, योगी होता है, यदि उसका लक्ष्य नहीं है तो उसका जीवन निरर्थक है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी योगी हुए हैं, जितने भी तत्ववेता हुए हैं, उन्होंने अध्यात्म में अकेले में वो प्रैक्टिस जो उन्होंने की है योग के द्वारा, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत जागृत करके, उस शक्ति को उन्होंने लोक कल्याण में, लोक निर्माण में लगाया है। चाहे हमारे चरक ऋषि रहे हों, उन्होंने आयुर्वेद आयुर्वेद चाहे भारद्वाज ऋषि रहे हों, चाहे महात्मा बुद्ध रहे हों, चाहे गुरुदेव नानक देव जी रहे हो, जहां तक हम आध्यात्मिक लोगों का चिंतन करेंगे, उस शक्ति को उनको समाज में लगाना ही पड़ता है, क्योंकि यही मार्ग है और यही उद्देश्य आत्म कल्याण और लोक कल्याण, अध्यात्म का, योग का, साधनाओं का, ध्यान का उद्देश्य है। तो वो व्यक्ति भी, और यदि कोई योगी ऐसा नहीं करता है, अकेले में जाके ध्यान साधना करता है, तो उसको निरर्थक और निष्फल अध्यात्म में बताया गया है। एक बात, ये बात उस, और पागल व्यक्ति रह सकता है अलग। मनुष्य जो है एक सामाजिक मतलब उसकी एक जरूरत है। दूसरा एक पॉइंट ये आया था भैया कि मतलब कि जो व्यक्ति स्वतंत्र है, स्वतंत्र, जब हम सब लोगों के स्वभाव अलग अलग हैं, तो कोई व्यक्ति स्वतंत्र कैसे रह सकता है? मैं एक उदाहरण देती हूँ कि एक टीचर है। आवाज आ रही है भैया? आ हेलो? रही है, हाँ। हाँ, आवाज। आ रही है। जी, हाँ। एक अध्यापक है और वो लापरवाह है, पढ़ाता नहीं है सही से,
तो उसकी अपना अकॉर्डिंग टू उसके स्वभाव के हिसाब से उसको स्वतंत्रता चाहिए। उसे जो अच्छा लग रहा है बस उसे वो करना है। उसका नहीं है रुचि पढ़ाने में, वो कामचोर है, लेकिन उसका अपनी स्वतंत्रता बाकी सब छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए, उनके लिए तो प्रॉब्लम बन गया ना। तो ये स्वतंत्रता का आप कैसे मापदंड तय करेंगे? एक बच्चा है, अपने माँ बाप की बात नहीं मानता है, अनुशासनहीनता दिखाता है, तो वो घर के लिए समस्या बन जाता है। तो इसको आप अलग अलग जो है, मतलब जो व्यक्तियों के स्वभाव हैं, हम इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं कि स्वतंत्र है। स्वतंत्र सिद्धांत के आधार पे हमको उसकी स्वतंत्रता तय करनी पड़ेगी कि सिद्धांत क्या कहता है, पारिवारिक सिद्धांत क्या कहता है, सामाजिक सिद्धांत क्या कहता है, क्योंकि समाज में हर चीज के कुछ नियम है, बिना नियम के ये सृष्टि चलती नहीं। और एक बात और आई थी, तीसरी बात भैया, कि व्यक्ति जो है राष्ट्र के प्रति भी उसकी जिम्मेदारी होती है, केवल समाज के प्रति, समाज का अंग ही नहीं है, समाज उसकी जरूरत ही नहीं है, वो उसके प्रति जिम्मेदार भी है। मैं हूं, मेरा नाम नीता है, यदि मैं चोर बन जाती हूँ, यदि मैं झूठ बोलती हूँ, तो उससे मेरा समाज, मेरा राष्ट्र प्रभावित होगा, और वो समाज गंदा बन जाएगा, वो समाज इनसिक्योर बन जाएगा औरों के लिए। यदि मैं क्रिमिनल बन जाती हूँ, यदि मैं मर्डर करती हूँ किसी का, तो समाज में एक इनसिक्योरिटी पैदा होगी, जो कि मेरा कर्तव्य है कि मैं नैतिक रहूं, मैं झूठ ना बोलूं, मैं चोरी ना करूं, मैं मर्डर ना करूं। ये व्यक्ति का कर्तव्य है समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति। वह केवल समाज का अंग नहीं है, वो जिम्मेदार भी है, जवाबदेह भी है। और ये बातें हमारे सनातन धर्म में तो साफ स्पष्ट लिखी गई हैं, गीता में भी लिखी है। समाजवाद में क्या कहता है उसका मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, क्योंकि समाजवाद की थ्योरी में भी कहा है कि जिम्मेदारी तो है, कर्तव्य भी है। हमारे संविधान में कर्तव्य भी लिखे हुए हैं, अधिकार के साथ साथ हमारे कर्तव्य भी है देश समाज के प्रति। तो ऐसे सिर्फ मैं इतना ही इन्हीं बिंदुओं पर बोलना चाहती थी। मेरी बात समाप्त हो गई। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। सभी बंधुओं को नमस्कार। जी बताइए पवन जी। समाज सर्वोच्च है, परंतु बिना कर्तव्य के अपनी श्रेष्ठता को खो देता है। उच्चता के लिए कर्तव्य पथ पे चलना जरूरी है। टुकड़ों में बटा समाज भीड़ के रूप में अनुसरण कर रहा है। समाज अपने संरक्षक शरीफ लोगों की आइडेंटिटी नहीं कर पा रहा है। वह टीवी के भरोसे है। वह अपने भरोसे के लिए अपनी व्यवस्था नहीं बना पा रहा है। अव्यवस्थित द्वेष से भरे लोग, निर्धन समाज सरकार से नहीं बच सकते। सत्ता मदमस्त हाथी है, उससे बचने के लिए समझदार होना पड़ेगा, व्यवस्था बनानी पड़ेगी, तभी सत्ता से बचा जा सकता। और उससे लड़ने के लिए नशा करना पड़ेगा या मूर्ख होना पड़ेगा। खुद लोगों को तय करना है कि वो लड़ेंगे या बचेंगे। बाकी जो भी पॉइंट लिखे हुए हैं उनमें वो सब मेरे हिसाब से सब सही लिखा हुआ है। उसमें कुछ जैसे का तैसा मुझे स्वीकार है, इसलिए मैं इतनी ही बात कहना चाहूंगा। धन्यवाद। जी कोई और साथी कुछ कहना चाहेंगे? बाबा जी आप इस विषय पर अपनी बात रख दीजिए। ठीक है। देखिए, आज का जो विषय है उस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है, और लगभग पूरे विषय को सब लोगों ने अच्छी तरह समझाया है। तो हम इसको बहुत ज्यादा इस विषय पर नहीं बोलना उचित समझ रहे हैं, क्योंकि काफी अच्छी चर्चा हुई है। एक बात मैं इसमें और ये कहना चाह रहा था कि हम लोगों ने लिखा है कोटेशन में कि हर हर नागरिक को, जी की बात सुनिए मुझे। हर नागरिक को कानून का पालन करने के लिए बाध्य है। हर नागरिक
कानून का पालन करने के लिए बाध्य है। ये बात तो सही है, लेकिन मैंने अपने जीवन में जितना अनुभव किया वो मैं आपको थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैंने कभी जीवन में कोई कानून तोड़ा नहीं। इसका मतलब कि सारे कानूनों को माना, गलत। मैंने कोई कानून जीवन में तोड़ा नहीं और किसी कानून का कभी पालन नहीं किया। सरकार के कानून ऐसे ही मैंने हमेशा अपने सब लोगों को कहा, अरे सब आलतू फालतू कानून बनते रहते हैं, किसी कानून को मानने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है कानून का पालन करेंगे? बेमतलब के कानून है सब। तो अब आपको ये आश्चर्य होगा कि किसी कानून का मैंने पालन नहीं किया और किसी कानून को कभी तोड़ा भी नहीं। तो कानून अगर तोड़ेंगे तो जेल चले जाएंगे, कानून तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो फंसी ही जाएंगे। एक बार बच जाएंगे, दो बार बच जाएंगे, कानून को तोड़ सकते नहीं हैं। कानून के डर से मैं कानून को नहीं तोड़ता हूं और कानून का पालन करना असंभव है, इसलिए कानून का पालन भी नहीं करता हूं। इसीलिए मैंने बचपन में, आपको ये बता दें, हम लोग की रामानुजगंज में बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए थे कि गर्व से कहो हम 2 नंबर हैं, 1 नंबर तुम रह नहीं सकते हो और 3 नंबर हम लोगों को रहना ही नहीं है, इसलिए आराम से 2 नंबर अपने को कहो। ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन समाज में तो बराबर यही कहना पड़ता है कि कानून का पालन करिए। अगर आप ये डिक्लेयर कर देंगे, भाई मैंने एक घोषणा कर दी, कोर्ट में झूठ छूट है, कुछ नहीं, कोर्ट में झूठ बोलना ही पड़ता है रोज को। कोर्ट और पुलिस में झूठ बोलने में क्या दिक्कत है? अब दिक्कत ये आई मेरे सामने कि मैंने वो लिख दिया अपनी किताब में 1-2 जगह, और फिर बाद में मेरे ऊपर केस चला और केस चल के मैं केस लड़ करके जीत गया। कोर्ट में कह दिया कि मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये किसी ने कहीं क्या लिखा है, हमको हमको कोई मतलब नहीं है, ये किताब मेरी लिखी हुई है। चलिए जो भी हुआ, ये मैं आपको मोटी मोटी बात बता दिया, अनुभव, सिद्धांत नहीं बताया हूं, अनुभव। तो अनुभव के आधार पर भी अगर कोई हम कानून का पालन नहीं करेंगे तो हमको, या तो हम कानून का पालन करें ईमानदारी से, और अगर नहीं हम नहीं पालन करेंगे तो घूस देंगे। बिना घूस दिए तो आप बच नहीं सकते हैं। ये मैं आपको अपना अनुभव बता दिया। तो आज के विषय पर तो मैं इतना ही आपको कहना चाहता था, लेकिन मैं आपको कल के विषय पर कुछ थोड़ा सा कहना चाह रहा हूं। कल का विषय मैंने जो बीता हुआ कल और आने वाला कल, इन दोनों विषयों पर मैं थोड़ी चर्चा करना सोच रहा हूं। तो कल का जो विषय था, यह बात सही है कि मैंने बार बार कहा है कि एक तंत्र, मैंने ये कहा है और बार बार कहा है कि तंत्र लोक का मैनेजर होता है। लेकिन जब कल बिपिन जी ने प्रश्न उठाया, श्रीकांत जी ने भी प्रश्न किया, वैद्यराज जी ने भी कुछ कहा, पवनजय जी ने भी कहा,
चारों को बात मैं सुना, और चारों की बात सुनने के बाद मैंने कल तो उत्तर जो थोड़ा बड़ा था जबरदस्ती का वो दे दिया। लेकिन सच बात यह है कि मेरा उत्तर गलत था, क्योंकि अगर वास्तव में लोक का मैनेजर है तंत्र, अगर इस बात को मान लिया जाए तो यह उत्तर तो जरूर हमको देना पड़ेगा कि लोक है क्या। मैंने तो कल कह दिया कि 140 करोड़ व्यक्ति लोक है। 140 करोड़ व्यक्ति अगर लोक है, ठीक है, सिद्धांत रूप से सही है, लेकिन भौतिक रूप से क्या है उसका लोक, यह उत्तर मेरे पास नहीं था। और इसलिए मैंने रात को ही 10 बजे ब्रजेश जी को फोन लगाया, सवेरे फिर बात हुई, ब्रजेश जी से फोन किया, ज्ञानेंद्र जी से भी चर्चा किया, और भी कोई लोगों से मिलजुल करके चर्चा किया, खुद अपने दिमाग में सोचा, और सोच करके मुझे अपने अपने विचारों में भी संशोधन करना पड़ा कि नहीं, कहीं ना कहीं तो मैं गलत हूं, कि अगर लोक मालिक है, यह बात सही है, तो लोक है क्या। इसका मैंने आज सवेरे सवेरे एक पोस्ट लिखी भी थी, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, कि यह बात मैंने आज सवेरे लिखी भी थी। और उसके बाद मुझे ये महसूस हुआ कि अब इस विषय पर आगे हमको एक साफ दृष्टिकोण आपके सामने रखना चाहिए। तो वह साफ दृष्टिकोण जो रखना चाहिए वह क्या है, उस पर हम लोग आपसे चर्चा करेंगे कल। कल मैं ये विषय मैं रखूंगा कल, लेकिन क्या रखूंगा वो मैं आपको आज बता देता हूं, इसलिए कि ये विषय बहुत जटिल है। आपको 2 बार 3 बार आप पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, तब आप इसको कुछ समझ पाएंगे। इतना जटिल है, कठिन है, और कल इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज मैं आपको कल का विषय पढ़ देता हूं, जिस पर कि कल हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने लिखा है या लिखूंगा, कल सवेरे लिखूंगा आपको, कल सवेरे भी आप पढ़ सकते हैं कई जगह। मैंने कल प्रातःकालीन सत्र में इस विषय पर चर्चा की थी कि लोक और तंत्र के आपसी संबंधों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, मतलब लोक हम किसको कहें व्यावहारिक धरातल पर। ये हुआ, इस संबंध में मेरा विचार यह है कि लोक का प्रतिनिधित्व 3 इकाइयां मिलकर करेंगी। ये 3 इकाइयां कौन कौन होंगी, ये मैंने लिखा है कि लोक का प्रतिनिधित्व करने वाली 3 इकाइयों में एक होगी संविधान सभा, जो लोकसभा की तरह ही आम मतदाताओं के द्वारा चुनी जाएगी। एक बात हो गई कि लोक का प्रतिनिधित्व करने में जो 3 इकाइयां होंगी, उनमें एक होगी संविधान सभा, और संविधान सभा का गठन आम मतदाताओं द्वारा लोकसभा के सरीखे ही किया जाएगा।
दूसरा प्रतिनिधित्व होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जैसा चुनाव होता है वैसा हो सकता है, और कोई दूसरा तरीका जो चुनाव होगा कर लीजिएगा, तो या संविधान कर लेगा उसके लिए। और तीसरा प्रतिनिधि होगा तंत्र। ये मैंने तीनों को ज्वाइंट, ये तीनों एक साथ होंगे तो लोक का प्रतिनिधित्व करेंगे। एक संविधान सभा, एक राष्ट्रपति और एक तंत्र, जो अच्छा वो नहीं है क्या, चलिए चलेगा तो कोई बात नहीं। ये मैंने आपको बता दिया। ये तंत्र, जिसको हम तंत्र कह रहे हैं, उसके 3 भाग हैं। एक है विधायिका होगी, एक न्यायपालिका और एक कार्यपालिका। इन तीनों को मिलाकर हम तंत्र कहेंगे। अब तंत्र में ये तो हो गए लोक के प्रतिनिधि। तंत्र के अंदर दो तरह की सरकारें होंगी। एक होगी केंद्र सरकार और दूसरी होगी संघ सरकार। एक होगी केंद्र सरकार, एक होगी संघ सरकार। केंद्र सरकार के पास सुरक्षा, न्याय, विदेश 3 विषय रहेंगे और 5 विभाग रहेंगे उसके पास। विषय 3 ही होंगे लेकिन तीनों मिलाकर 5 हो जाएंगे विभाग। सेना, पुलिस, वित्त, विदेश, न्याय, यह होगा केंद्र सरकार के पास। बाकी सारे विषय, सारे विभाग सब चले जाएंगे संघ सरकार के पास। इस तरह मैं एक केंद्र सरकार और एक संघ सरकार का मैंने स्वरूप आपको बता दिया। केंद्र सरकार अपने खर्चे के लिए प्रत्येक परिवार की संपूर्ण संपत्ति पर अधिकतम 2% सुरक्षा कर ले सकती है। एक टैक्स होगा केंद्र सरकार के पास, और संघ सरकार अपना सब लोगों की सहमति से जो भी टैक्स लेना चाहे वो संघ सरकार अपना अलग ले सकती है। केंद्र सरकार की एक विधायिका होगी, एक न्यायपालिका और एक कार्यपालिका। केंद्र सरकार की कार्यपालिका का जैसे गठन होता है वो हो जाएगा, या कुछ बदलना पड़ा तो संविधान में बदलेगा। न्यायपालिका का गठन जैसे होता है वो हो जाएगा। लेकिन विधायिका होगी केंद्र सरकार की, विधायिका के 2 भाग होंगे। एक होगी लोकसभा और एक होगी संघ सभा, जैसे अभी राज्यसभा है। ये दोनों विधायिका के भाग हो जाएंगे। लोकसभा का गठन बालिग मताधिकार से होगा, जैसा अभी होता है। केंद्र सभा का गठन नीचे से होगा, अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, सीधा बालिग मताधिकार से नहीं। केंद्र सभा का गठन, इसका मतलब कि हर आदमी 3 वोट देगा। एक वोट देगा संविधान सभा के लिए, एक वोट देगा लोकसभा के लिए,
और एक वोट देगा अपने परिवार सभा के लिए, तो वो परिवार जो बनेगा वे परिवार मिलकर के ग्राम सभा बनाएंगे, ग्राम सभाएं मिलकर के जिला सभा बनाएंगी, जिला सभाएं मिलकर के प्रदेश सभा बनाएंगी, और प्रदेश सभाएं मिलकर के संघ सभा बना देंगी। और जो संघ सभा बन जाएगी उसी में से 250 लोग चले जाएंगे संघ संघ सभा में, और एक संघ सरकार बनेगी। जैसे एक केंद्र सरकार होगी वैसे एक संघ सरकार होगी। तो जो इस तरह जो सभा होगी ऊपर वाली, उसको आप केंद्र सभा कह सकते हैं। तो केंद्र सभा जो होगी वो केंद्र सभा में से कुछ लोग संघ सरकार में जाएंगे तो कुछ लोग केंद्र सरकार में चले जाएंगे। नहीं, संघ सरकार में कुछ लोग संघ सभा में चले जाएंगे और कुछ लोग केंद्र सभा में चले जाएंगे। विधायिका जो कानून बनाएगी, विधायिका मतलब संघ सभा और लोकसभा, ये दोनों मिलकर जो कानून बनाएंगे वह कानून सिर्फ सुरक्षा और न्याय तक सीमित होगा। बाकी किसी मामले में वो कानून नहीं बनाएंगे। बाकी अगर कोई कानून बनाना होगा तो वो संघ सभा बनाएगी या संघ सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार उसमें कुछ नहीं करेगी। मौलिक अधिकारों के सुरक्षा गारंटी, सुरक्षा वो देगी ही केंद्र सरकार। अगर कोई संवैधानिक मामला आता है संविधान संशोधन का, तो 3 लोग मिलकर कर सकते हैं। एक संविधान सभा, एक हमारी विधायिका, विधायिका में दोनों आ गया, लोकसभा और संघ सभा। तो ये विधायिका और तीसरा राष्ट्रपति, ये दोनों जिस बात पर सहमत हो जाएंगे उस पर राष्ट्रपति सहमत होंगे। अगर नहीं होंगे तो इसका हम लोगों ने नियम बनाया है कि अगर तीनों में से कोई एक भी उस प्रस्ताव को वीटो कर देता है, वीटो का मतलब रिजेक्ट, कोई भी एक, तीनों में से किसी ने प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव पर 2 तरह के मत हो गए, मान गए तो ठीक है, नहीं माने अगर किसी ने वीटो कर दिया तो जनमत संग्रह होगा उस प्रस्ताव पर। जो जनमत संग्रह होगा वह निर्णय अंतिम हो जाएगा। ये मैंने एक मोटा मोटा नया खाका बनाया है कि नई लोकतांत्रिक व्यवस्था का यह स्वरूप बन सकता है, और इस स्वरूप, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम दुनिया के सामने एक आदर्श व्यवस्था के रूप में बता सकते हैं। ये मैंने आज सोचा है। ज्ञानेंद्र जी भी यही आए हुए हैं, तो दोपहर को पूरी चर्चा भी हुई थी। ये हम लोगों ने सोचा है ये विषय हम कल रखेंगे आप लोगों से चर्चा के लिए, और फिर डिस्कशन के बाद फिर आगे जैसा होगा सोचेंगे। ये मैंने आपको मोटी मोटी बात बताई। अगर अभी कोई बात इसमें और आपको स्पष्ट करनी है तो आप और पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। इसलिए मैंने आज आपको ये विषय
मोटे रूप से समझा दिया, कल तो चर्चा में आएगा ही। बताइए और किसी को कोई बात। बाबा जी वैदराज बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। बाबा जी आप बोले 3 वोट देने पड़ेंगे, 4 वोट देने पड़ेंगे ना, एक संविधान सभा और एक तो बालिक मताधिकार लोकसभा के लिए, और हाँ, एक एक वोट परिवार के लिए। 1 वोट परिवार के लिए। हाँ, एक वोट परिवार के लिए, एक संविधान सभा के लिए और एक केंद्र सभा के लिए। अच्छा, परिवार सभाएं जो आगे चुनेंगी तो वो, हाँ, केंद्र हाँ, सभा तब वो यही है। तो केंद्र सभा का गठन परिवार के लिए से होगा, है ना? अभी अभी जो वोट देते हैं, 3 देते हैं अभी भी। हाँ। एक वोट देते हैं हम लोकसभा के लिए, एक वोट देते हैं हम राज्य सरकार के लिए, और एक वोट देते हैं ग्राम पंचायत के लिए। एक वोट हम जिले के लिए भी देते हैं, तो वो जरूरत नहीं है। 3 ही वोट देंगे, 3 अभी देते हैं। बताइए भाई, किसी को और कोई बात। श्रीकांत जी, अच्छा अभी नहीं थे श्रीकांत जी। बाबा जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ, आपका बताइए पहले से। कानून का पालन न करना, इसका यह अर्थ तो नहीं माना जा सकता कि कानून का उल्लंघन हुआ है। पालन न करना और उल्लंघन करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। कानून का, अगर आप कानून का उल्लंघन करेंगे जी। तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। लेकिन अब अगर आप कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, तो पालन नहीं करने का मतलब है कि पैसा देना या कानून से बच जाना, बस। जैसे आपको एक घटना बता दे, जी। सच घटना, कि हमारे यहाँ भाई सर्वोदय के जो लोग होते हैं, गांधीवादी, अति सिद्धांतवादी होते हैं, अति। तो इसके जो बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े लीडर थे, सिद्धराज ढड्ढा, गंगा प्रसाद अग्रवाल, अमरनाथ भाई, और सब सब लोग, हम लोग इकट्ठे बैठते थे बहुत बार। बाल विजय भाई भी बैठते थे हम लोगों के साथ, और इनसे ऊपर वाले भी, इन सब से जो ऊपर थे वो भी बैठते थे। हम लोग एक साथ बैठते थे। एक प्रश्न मैंने उठाया कि एक आदमी ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहा है, उसको पकड़वा देना चाहिए कि आंख बंद कर लेना चाहिए? गांधीवादियों ने कहा कि पकड़वा देना चाहिए। मैंने कहा कि मैं तो नहीं पकड़वाता। क्या वर्तमान सरकार जो टैक्स ले रही है वो ईमानदारी से खर्च कर रही है? उस सरकार को टैक्स दिलाने के लिए हम अपने साथी को पकड़वा दें, जो डकैती नहीं कर रहा है, अपराध नहीं कर रहा है, टैक्स चोरी कर रहा है, हम काहे को पकड़वाएं? उन्होंने कहा कि नहीं, गलत है। तो मैंने ये कह दिया उनको कि आप लोग गुलाम मानसिकता के लोग हैं। आप लोग आंख बंद करके चोर सरकार की का पक्ष लेते हैं। मैं तो नहीं लेता कभी भी। क्या मतलब है? हम काहे को, हम कोई कोई हम गुलाम हैं सरकार के कि हम उसको पकड़वा दे? हम एक समाज के आदमी को उस चोर सरकार के लिए पकड़वाए?
वो लोग मानने को नहीं तैयार हुए, लेकिन निरुत्तर थे। ये मैं आपको बता दिया। फिर वहां एक घटना और घटी कि रामानुजगंज में हम लोगों ने सर्वोदय वालों को सम्मान के लिए प्रोग्राम रखा। आए बड़े बड़े लोग, देश भर के सब बड़े लोग आए। ये कार्यक्रम रखा नगर पालिका के तरफ से। तो सिद्धराज जी ने पूछा लाउड स्पीकर पर, अलग से पूछते तो अलग बात थी, लाउड स्पीकर पर उन्होंने पूछा ये जो आप नगर पालिका से कर रहे हैं इसका खर्चा कहाँ से आएगा। तो हम कहे कि नगर पालिका करेगी। किस फंड से करेगी, हम कहे किस फंड से करेगी वो हमारा सीएमओ जानेगा। हम दिखा देंगे कहीं सड़क में और कहीं पानी पानी में कहीं भी दिखा देंगे। बोले ये तो अनैतिक है, उन्होंने हमसे कहा। हम कहे ये बताइए कि क्या अनैतिक है। ये पूरी ये जो हजारों आदमी बैठे हुए हैं आपके सामने पूरे शहर के, ये जानते हैं कि नहीं। पूरे शहर के लोग इस बात को जानते हैं कि जो इस प्रोग्राम में खर्चा हो रहा है वो नगर पालिका कर रही है और अपने रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं दिखाएंगे। तो ये जो आप जो कह रहे हैं मालिक कौन है, कहे मालिक तो जनता है। जनता जनता जानती है, जनता जान रही है, तो उसको आप कह रहे हैं मालिक है। मालिक जान रहा है और मुनीब नहीं जान रहा है, तब तो हम चोर हो गए। हम जो कर रहे हैं मालिक से की जानकारी में कर रहे हैं, हम मुनीब की जानकारी में नहीं करेंगे। नहीं ये है तो ठीक नहीं है। हम कहे हाँ बस ये आप लोग का यही है सब। ये मैं आपको दो घटनाएं बता दिया सच्ची। चलिए और कोई बात। अब कल की चर्चा की आप लोग तैयारी कीजिएगा अपने हिसाब से, बोलने की, प्रश्न करने की, जो भी। क्योंकि हम लोग कल के विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जी बाबा जी। बाबा जी मेरा मेरा एक प्रश्न है। बताइए। हाँ बताओ। लास्ट टाइम भी पूछा था, वो प्रश्न उस दिन रह गया था, उसका उत्तर तो मैं मतलब मैं ये पूछ रही थी कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं अभी वर्तमान में, मोदी जी, मतलब आप क्या आपको लगता है कि बिना मतलब बिना वो तानाशाह हुए या बिना वो कठोर हुए आज की जो हमारे देश की समस्याएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनको नियंत्रण किया जा सकता है या देश में सुधार किया जा सकता है, संतुलन स्थापित किया जा सकता है बिना तानाशाह हुए या बिना कठोर हुए। मोदी जी वही तरीका अपना रहा जो मैं बताया, संवैधानिक तरीके से कोई तानाशाही नहीं कर रहे हैं। मैं भी यही बताया कि कानून तो हम तोड़ेंगे नहीं, और सारे निर्णय जी पूरा मनमाना कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई जी उपाय नहीं। जी आपने आज देखा होगा कि धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया है। सारे देश भर के लोग खोज रहे हैं क्यों इस्तीफा दिया, क्यों इस्तीफा दिया, क्यों इस्तीफा दिया। किसी को पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या है अंदर अंदर। इसलिए मैं एक श्लोक बता दूं
जी। यस्य कृत्यं न जानन्ति मंत्रम व जी। मंत्र परयः। ये पंडित के गुण हैं कि जो विद्वान या जो पंडित होते हैं, ये विद्वान लोग जब कोई कार्य करने की योजना बनाते हैं जी। तो ना उनकी योजना किसी को पता चलती है जी। और ना उस योजना के क्रियान्वयन का किसी को पता चलता है। मंत्रम या मंत्रम परयः, तो इसका मतलब यह है कि कोई केंद्र का मंत्री भी नहीं जानता है कि मोदी जी किसको राष्ट्रपति बनाने वाले हैं, किसको क्या बनाने वाले हैं। सब कुछ एक सीक्रेट योजना में चल रहा है। जी। एक मैं आपको एक घटना और बता दूं कि जी। मुख्यमंत्री योगी जी ने मुझे जी। बुला के पूछा। मुख्यमंत्री थे योगी जी उस समय, मैं नगर पालिका का चेयरमैन था रामानुज का। जी। योगी जी ने बुला करके पूछा हमसे कि अग्रवाल जी, मुझे कुछ लोग बताते हैं कि ये रामानुजन के आप तानाशाह हैं। उन्होंने हमसे पूछा जी। तो मैंने कहा कि ये बताइए आप कि आपके पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह गुंडों की तानाशाही चल रही है, अगर जी। एक शरीफों की तानाशाही चलती है तो इसमें गलत क्या है। उनके पास कोई उत्तर ही नहीं था इस बात का। हम्म। ठीक है, और कोई बात हो तो बताइए, नहीं तो समाप्त करिए। ज्ञानेंद्र जी, चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। हाँ ठीक है, कल का विषय तो बता ही दिए हैं हम। जी बाबा जी। सभी साथियों का बहुत बहुत आभार आज के चर्चा कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार सभी।